हेलो बच्चों, कैसे हो सब? मजे में? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th ग्रेड का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। ये क्रैश कोर्स है। तो फर्स्ट हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद एक दो दिन तक हम उसके जो भी लास्ट के क्वेश्चंस आए होंगे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो शैल वी स्टार्ट? ओके, कैन यू सी माय पीपीटी? कैन यू सी माय पीपीटी? तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स क्या? जैसे कि नाम से ही प्रेजेंट हो रहा है, रियल नंबर। ओके, पीपीटी शो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ जरा। अभी शो हो रहा है मेरा पीपीटी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर जैसे नाम से ही पता चला है, रियल। जो रियल में एग्जिस्ट करे वो रियल, जो नहीं एग्जिस्ट करता वो इमेजनरी। इमेजनरी जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, किसी ह्यूमन से बात करते हैं, तो वो हो गया रियल। ठीक है, अब कोई हमारे ख्यालों में है, आपके ख्यालों में कोई है, तो वो हो गया इमेजनरी। ठीक है, किसी के सपने देख रहे हो आप, तो वो हो गया इमेजनरी है, अभी उसको भूल जाओ। ठीक है, वो इमेजनरी है, वो रियल नहीं है। ठीक है, रियल अभी आपका रियल नंबर है जो पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, जैसे आपसे कांटेक्ट हो रहा है, हम किसी से बात कर रहे हैं, रियल में बात कर रहे हैं, तो हम लोग रियल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी से आप कोरिलेट कर सकते हो। रियल नंबर जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं वो हो गया रियल नंबर। जो एग्जिस्ट नहीं करते वो हो गए इमेजनरी नंबर। बट अभी इमेजनरी की टेंशन नहीं लेनी है, जो आपके ख्यालों में है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इमेजनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ रियल नंबर को पढ़ना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। पहले रियल नंबर में क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। आप लोग सब अवेयर हो गए सब चीज़ों से, बट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रियल नंबर से पहले हमने 7th 8th ग्रेड में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा था। नंबर सिस्टम्स वगैरह के बारे में हमें पता है। नंबर सिस्टम से सबसे पहले क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, ये होते हैं नेचुरल नंबर। ओके, इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जीरो। होल नंबर में क्या एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई? जीरो। ओके, नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या हो गया? नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो गया, एंड होल नंबर क्या हुआ? 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये हो गया होल नंबर। इसके बाद आ जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स जो होते हैं इंटीजर्स, मतलब जैसे -2 -3 -4 ये लिखाओ, या फिर 2 3 4 लिखाओ, तो ये सब हो गए इंटीजर्स। ओके, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर्स, इस सबको मिला के बोलते हैं इंटीजर्स। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर जिनको कि हम पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सकें। और एक नोटबुक अपने साथ रखिएगा, मैं जो जो डिक्टेट कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि एग्जाम टाइम पे आप उन नोट्स, एग्जाम की रात को थोड़ी ना कि सारे चैप्टर एक बार फिर से पूरे पढ़ने बैठोगे। एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, एग्जामिनेशन की नाइट में आप उन शॉर्ट नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपका बेस क्लियर रहे कि हाँ ये चीज़ें मैंने पढ़ी हैं। ठीक है, रात में एक रात में आप सारा सिलेबस एक बार में कवर अप नहीं कर सकते हो,
इसलिए जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ, एक नोटबुक निकालिए, नोटबुक में प्रॉपर्ली सब कुछ आप नोट डाउन करते जाइए। ओके, तो अभी हम क्या पढ़े? नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को मिला करके वो इंटीजर्स का एक समुच्चय बन जाता है। ओके, एक ग्रुप बन जाता है। इसके बाद रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अभी हम लोग डीपली पढ़ेंगे इस चैप्टर में। क्या है, क्या डिफिनेशन क्या है जिसको कि हम p by q फॉर्म में लिख सके, वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब q इज नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन क्यों दे रखी है? q अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? q अगर जीरो होगा, q अगर जीरो होगा तो 1/0 क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा इंफिनिटी। इंफिनिटी तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो रैशनल नंबर्स के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि नंबर्स जिनको कि हम p बाय q फॉर्म में लिख सके वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। जिन नंबरों को हम p बाय q फॉर्म में ना लिख सके वो इर्रेशनल हो गए, मतलब रैशनल का उल्टा हो गया। रैशनल में क्या हम p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं, इर्रेशनल में क्या हो गया, हम p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो हो गए इरेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? इन सभी नंबरों को और रैशनल इरेशनल सबको मिला दे तो वो बन जाता है पूरा बड़ा सा ग्रुप, एक रियल नंबर बन जाता है। फिर इसके बाद आता है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर क्या होता है? जिनको कि हम रियल नंबर के फॉर्म में, मतलब जो कि रियल नंबर नहीं हो वो इमेजनरी नंबर होगा। जैसे भी मैंने एग्जाम्पल स्टार्टिंग बताया था, क्या कि जो आपके ख्यालों में इस समय घूम रहा है या घूम रही है वो इमेजनरी है, उसको किनारे करो, उससे कोई मतलब नहीं रखना। ऐसे ही इमेजनरी नंबर अभी कुछ भी नहीं है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ रियल नंबर तक का ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इमेजनरी नंबर हम लोग पढ़ेंगे 11th में। ओके, तो इसको अगर हम एक उसमें बनाना चाहें तो ये एक होता है नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है? होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आता है ये होल नंबर। होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स। ड्राइंग तो मेरी बहुत माशाल्लाह है, तो डोंट वरी, समझ लीजिएगा। इसके बाद आता है इंटीजर। इंटीजर के बाद आता है यहाँ पर ये रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं यहाँ पर वो आते हैं, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ओके, और इन सब को मिला के जो बनता है वो बनता है रियल नंबर। ठीक है, मतलब अगर मैं आप अपने घर का एग्जाम्पल लें, आप हो गए नेचुरल नंबर, आप किसके अंडर में हो? अपने पापा के अंडर में हो, पापा हो गए होल नंबर। फिर पापा किसके अंडर में? आप दादाजी के अंडर में, दादाजी हो गए इंटीजर। अब कुछ लोग कहेंगे पापा तो मम्मी के अंडर में है, मम्मी की बात मानते हैं, तो मम्मी को ले लो एज अ इंटीजर। ठीक है, फिर इंटीजर आगे पापा या मम्मी जो भी है वो किसके अंडर में है? वो है आपके दादाजी के अंडर में। वो क्या हो गया? रैशनल नंबर। और पूरे दादाजी के भी जो पापा हुए वो सब पूरे फैमिली को संभाल के चलते हैं, तो वो हो गया पूरा एक रियल नंबर का समूह। तो इसको आप एक वेन डायग्राम को मतलब माइंड में रखना हमेशा। नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर, होल नंबर के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद रियल रैशनल नंबर, और रैशनल और इरेशनल अलग अलग हो गए, और इन रैशनल और इरेशनल को मिला के पूरा जो बना वो बना रियल नंबर। ठीक है, अब मुझे बताओ एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर और नॉट? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर और नॉट, तो इंटीजर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? इंटीजर्स को जैसे मान लो इंटीजर है, मान लो 5 है। ओके, 5 को मैं बड़ा धीरे से, ये पेन भी बड़ा धोखा दे जाता है, बड़ा धीमे धीमे चलता है, दिखता ही नहीं। हाँ, यहाँ लिख रही हूँ। ओके, ये 5 लिखा, 5 क्या है? इंटीजर है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 5/1 लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ? ओके, 5 को 5/1 लिख सकती हूँ। मीन्स क्या हुआ? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यहाँ से भी स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, और अगर आप ये वेन डायग्राम देखो तो यहाँ से भी ट्रू हो रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर।
ओके, एक मिनट, ये रेड पेन अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको चेंज करती हूँ कलर जरा। आई थिंक रेड विजिबल नहीं हो रहा। ओके, अभी देखो, ये क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स किसके अंदर आ रहा है? रैशनल नंबर के अंदर आ रहा है। और यहाँ पे देखो मैंने इंटीजर लिया, इंटीजर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो गया है? रैशनल नंबर हो गया। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब मैं पूछूं एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर और नॉट? या इट्स ट्रू। एवरी होल नंबर में क्या लेना है? 0 1 2 3 कुछ भी लेना है। तो अगर मैं जीरो भी ले लेती हूँ, मान लो मैंने जीरो ले लिया, तो जीरो को क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 क्या हो गया? फिर जीरो ही हो जाएगा। पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली होल नंबर भी रैशनल नंबर हुए। एवरी नेचुरल नंबर भी रैशनल नंबर हुआ, एवरी होल नंबर भी रैशनल नंबर हुआ, एवरी इंटीजर भी रैशनल नंबर हुआ। क्या था? क्लियर है नंबर सिस्टम? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और इन सब को मिला के खिचड़ी बना दे तो बन जाता है वो रियल नंबर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? चलो, ओके, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है। ये जो प्रीवियसली मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। जो सर्किल वाला बनाया है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। अब हम लोग आ जाते हैं फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट में क्या है, फटाफट इसका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिंपली अभी जो समझाया है वही सब चीजें हैं। नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम क्या है? दो पार्ट्स में है, एक रियल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। सॉरी, नंबर सिस्टम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हो गया। रियल नंबर में क्या है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल वही जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स के अंदर क्या आ जाएगा? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या हुए? पॉजिटिव से पूरा निगेटिव तक पूरे सब कुछ इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स में भी फिर दो पार्ट हुए, एक तो हो गया होल नंबर, पॉजिटिव वाला हो गया, और एक हो गया होल नंबर निगेटिव वाला। ठीक है, अब जीरो को बताओ, जीरो क्या लिखेंगे? जीरो पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा, ये मुझे बताओ। जीरो इज पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर? जीरो पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा? हम्म, जीरो जो है वो न्यूट्रल नंबर है। जीरो को नाम पॉजिटिव में लेते हैं, ना ही निगेटिव में लेते हैं। जस्ट इसको इंटीजर के ग्रुप में लिया रहता है। तो कई बार ये आपको ट्रू एंड फॉल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ रहा था कभी कभी कि जीरो पॉजिटिव है कि या निगेटिव है। तो जीरो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। इसको ना पॉजिटिव में काउंट करेंगे ना निगेटिव में काउंट करेंगे। ओके, इंटीजर्स के समूह में रखा जाता है इसको, बट ना ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है। ओके, तो ये होल नंबर, इसके इंटीजर्स के बाद होल नंबर हो गया, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो गए, और होल नंबर के अंदर आ गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या हो? बस एक जीरो का डिफरेंस है। जीरो इंक्लूड कर दिया होल नंबर, जीरो निकाल लिया तो नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये पूरा हुआ नंबर सिस्टम का क्लियर। कोई डाउट नंबर सिस्टम में? ये वैसे हम लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जस्ट एक क्विक रिवीजन के लिए नंबर सिस्टम क्या होता है ये हमने देख लिया। कोई डाउट इसमें अभी तक? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? रैशनल नंबर। अब हम लोग आएंगे मेन मुद्दे पे। जो मुद्दा है उस मुद्दे पे आ रहा है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताया मैंने डेफिनेशन में, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको कि हम p बाय q फॉर्म में लिख सके, और जहां पर p और q इंटीजर्स हैं, q इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो सब रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा हुआ 1/2। 1/2 मतलब q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये हो गया रैशनल नंबर। 5 लिखा हुआ है, 5 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 5/1 फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर हो गया। -3 को भी -3/1 फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी रैशनल नंबर हो गया। और ये 0.75 है, इसको कैसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे? इसको कैसे p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे? 0.75 को क्या करेंगे? अगर हम डेसिमल हटा दें, यहाँ 1 लगा दें और डबल जीरो, ये p बाई क्यू फॉर्म में हो गया, तो ये ऑब्वियसली रैशनल नंबर हो गया। तो कोई भी डेसिमल नंबर, अब इसमें कंडीशन आ रही है डेसिमल नंबर में, डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग हो, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो नंबर्स रिपीटेड हो, तो वो रैशनल नंबर होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं 0.25
2525 ये क्या है, ये अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये रिपीटेड कर रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा कहीं। तो ये क्या हुआ, रैशनल नंबर। पहले टर्मिनेट का डेफिनेशन क्या हुआ, टर्मिनेट मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट टर्मिनेट सम वर्ड बोल रहा है, टर्मिनेट का मतलब है क्या हुआ, यही नहीं पता अगर तो फिर कैसे आगे जाएंगे। टर्मिनेट का मतलब क्या, जैसे अगर 0.23 लिखा है, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जा रहा है, मीन्स खत्म हो जा रहा है, इसकी लाइफ खत्म। यहाँ पर लाइफ खत्म मीन्स ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया मीन्स 2 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये रैशनल नंबर हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर। डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए कहीं पर, कहीं तक हम उसको काउंट कर सके कितने डिजिट्स तक जा रहा है, तो वो रैशनल नंबर हुए। अगर मैं लिखूं ये 1 2 3 5 6 7 8 9 0 2 7, अगर इतना भी नंबर लिखा है तो भी ये रैशनल नंबर, क्योंकि 7 पे टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। हम नंबर्स काउंट कर सकते हैं कितने डिजिट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो ये 7 पे टर्मिनेट हो रहा है, तो ये हो गया रैशनल नंबर। ओके, दूसरा क्या होता है, टर्मिनेट ना हो बट रिपीटेड हो। मीन्स क्या, अगर मैं लिखूं पॉइंट, ये ऐसे भी लिखा हुआ है 0.252525 लिखा हुआ है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीटिंग नंबर हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर कैसे है, इसका प्रूफ हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, उसमें करेंगे कि ये रैशनल नंबर कैसे है। अभी जस्ट एक माइंड में एक सेटअप कर लो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस करने पे। तो रैशनल नंबर में क्या क्या मैंने बोला, जिसको कि पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सके वो रैशनल नंबर हो गया। सेकंड क्या बोला मैं, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मस्ट है, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक कंडीशन ये हो गई। सेकंड क्या मैंने रैशनल नंबर के लिए बताया, जो नंबर टर्मिनेट हो जाए, डेसिमल नंबर, जो डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो जाए वो रैशनल नंबर होंगे, ठीक है। थर्ड क्या बताया, जो डेसिमल नंबर रिपीटेड हो वो रैशनल नंबर होंगे। टर्मिनेट का एग्जांपल मैंने ये दे दिया, टर्मिनेट हो रहा है 10 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो रहा है, ये भी रैशनल नंबर हुआ। और 10 डिजिट्स के बाद ये तो सॉरी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये रिपीटेड हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। क्लियर हुआ, रैशनल नंबर में तीन चीजें माइंड में रखनी है, पी बाय क्यू फॉर्म में लिखने वाला, सेकंड लिखना है अगर टर्मिनेट हो रहा है तो वो डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो रैशनल नंबर हुआ। थर्ड क्या माइंड में रखना है, डेसिमल नंबर में रिपीटेड नंबर है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, ओके। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर में क्या होता है, पूरा रैशनल का उल्टा हो जाएगा इसमें। रैशनल में क्या लिखा था कि पी बाय क्यू फॉर्म में लिख सके, इसमें क्या हो जाएगा, जिसको क्या पी बाय क्यू फॉर्म में ना लिख सके बस वो हो गया इर्रेशनल नंबर, ठीक है। पी बाय क्यू फॉर्म में ना लिख सके मतलब कि हम कोई ऐसा फॉर्म में उसको ना लिख सके कि पी बाय क्यू फॉर्म में आ जाए, तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे एग्जांपल आपका यहाँ पे दे रखा है √2 एंड √3। √3 की वैल्यू क्या, रूट की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है, कुछ रिपीटेड होता है ये, √2 √3 की वैल्यू कुछ रिपीटेड में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी √2 √3 की वैल्यू टर्मिनेट नहीं होती है, तो ये क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर हुआ। √3 √2 दोनों की वैल्यू जो आप देखोगे इसमें टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है मीन्स ये इर्रेशनल नंबर हुआ। अगर टर्मिनेट हो जाता तो रैशनल होता, बट टर्मिनेट नहीं होता, मतलब कि क्या है, जब हम 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लास्ट पॉइंट तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, वो चलता चला जाता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। अब जैसे पाई है, पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिखते हैं। अब आप लोग कह दोगे कि पाई 22/7 लिख रहे हैं तो पी बाय क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये तो पी बाय क्यू फॉर्म में हो गया था तो फिर रैशनल नंबर होना चाहिए, भाई ये तो अजब लोचा हो गया। अब तो इसको तो हम 22/7 लिखते हैं, तो ये तो रैश पी बाय क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं, जहां पर कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी हो रहा है। अभी क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी हो रहा है इस केस में, 7 तो नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना, और पी बाय क्यू फॉर्म में भी हो रहा है, तब तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए। तब तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्यों लिख दिया, ये गलत लिख दिया क्या रैशनल नंबर,
नहीं, ये इरेशनल नंबर गलत नहीं लिखा है। पाई इरेशनल क्यों होता है? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 आप यूज करते हो जब आप कैलकुलेशंस करते हो। ओके, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए आप पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हो। बट पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है, ये आगे और डिजिट्स तक वैल्यूज की जाती है। जो भी वैल्यू होती है 3.14 के आगे ना ही ये रिपीटेड नंबर होता है और ना ही ये टर्मिनेट होता है। अगर हम 7 से डिवाइड करने लग जाए 22 को, तो एक बार तो क्या कितने बार जाएगा? 7 3 जा 21, 1 इज रिमेनिंग, जीरो बढ़ेगा, डेसिमल लगा, 1 टाइम गया 7, 3 बचा, जीरो, 4 जा 28, 2 बचा, फिर जीरो, 2 टाइम्स गया 14, फिर 6 गया। इस तरह से ये 7 3.142 ऐसे ये चलता चला जाएगा। ओके, ये कहीं पर टर्मिनेट नहीं होगा और नहीं सॉरी और ना ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो पाई क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। इस चीज से कभी कंफ्यूज मत होना। कभी आपको ऐसे लिख के आ जाए, एग्जाम में लिख के भी कई बार आता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, मतलब पी बाई क्यू फॉर्म में हो रही है, क्यों ये इरेशनल नंबर है? ओके, पी की वैल्यू पी बाई क्यू फॉर्म में लिख रहे हैं, हम पाई को 22/7 फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्यों ये इरेशनल नंबर है? क्यों? क्योंकि जब इस 7 से 22 को डिवाइड करेंगे 3.142 समथिंग आता चला जाएगा, मीन्स ये ना ही रिपीटेड हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ये डेसिमल नंबर में ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीटेड हो रहा है, इसलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। क्लियर? इस चीज से कंफ्यूज मत होना आप लोग एग्जाम में, कि अगर मैं वहां पे लिख के दे दिया कि पाई की वैल्यू 22/7 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये रैशनल नंबर हुआ, तो वाई हम पाई को रैशनल नंबर लेते हैं। अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो आप ऐसे ही डिवाइड करके दिखाओगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए ये रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब ये रूट टू रूट थ्री कैसे रैशनल नंबर होते हैं, अभी आगे क्वेश्चंस में हम लोग करेंगे, तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये रैशनल नंबर है। अभी जस्ट एक कॉन्सेप्ट माइंड में बैठाना है, उसका क्वेश्चंस में आएंगे तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, कोई हेडक नहीं लेना माइंड में कि अरे रूट टू ऐसा है, रूट थ्री ऐसा, कैसे रैशनल नंबर हो गया, कैसे हम प्रूफ करेंगे? प्रूफ बहुत इजी है, हम क्वेश्चंस में करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स माइंड में रखने हैं कि रूट टू रूट थ्री पाई ये सब इरेशनल नंबर है। पाई को तो बता दिया इरेशनल नंबर कैसे हो रहा है, डिवाइड करके हम दिखा दिया कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स है इसमें डेसिमल में, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर? कोई डाउट अभी तक आप लोग को? चलो गुड है, वेरी गुड, बच्चे बहुत समझदार हैं। एग्जाम में भी ऐसे समझदारी दिखाना। ठीक है, अब इसके अभी जैसे मैंने डेसिमल एक्सप्रेशन का बताया था, रैशनल नंबर का वही जैसे बताया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देखो ये 0.2534 है, ये 4 पे टर्मिनेट हो गया, मतलब नंबर यहाँ पर खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हुआ। यहाँ 0.252525 लिखा हुआ है, ये रिपीट कर रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये आगे चलता चला जा रहा है, तो ये क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, कोई डाउट? मतलब दो तरह के हो गए रैशनल नंबर में, एक तो क्या टर्मिनेट करने वाला और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इक्लिप्स डिवीजन लीमा। ये कौन सा लीमा आ गया भाई? ये इक्लिप्स डिवीजन लीमा, ये बस एक हवा बना दिया, हवा, बाबा जी का हवा आ गया कि इक्लिप्स डिवीजन लीमा। कुछ नहीं है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, डिवीजन जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं, बस वही है, उसको इक्लिप्स ने अपने नाम से जोड़ करके कुछ करके लिख दिया, तो वो गया इक्लिप्स डिवीजन लीमा। इसमें क्या है, जस्ट आप डिवीजन पहले देखो, ऐसे हम छोटे में डिवाइड करते थे, जैसे हम डिवाइड कर दे 5 को 2 से डिवाइड करें, डिवाइड करने में कितनी बचेगा? 2 टाइम्स गया ये कितना हुआ? 4, ये बचा 1। तो हम लोग बचपन में छोटे में क्या लिखते थे हम लोग? इसको लिखते थे 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, ये लिखते थे। क्या हुआ? जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं
जिस नंबर को डिवाइड, ये इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये क्या होता है, सॉरी, हम्म, ये क्या होता है, क्वोशंट, ये होता है क्वोशंट। ये क्या होता है, कितना बचा, हाथ में कितने पैसे बचे भाई, तो ये हुआ रिमाइंडर। ये क्या हुआ, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइजर, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो हम लोग इसको लिखते थे बचपन में, यही लिखते थे 5 = 2 × 2 + 1, वही चीज यहाँ लिखिए। अब अगर हम ए को डिवाइड करें बी से, तो क्या लिखेंगे, मान लो क्वेश्चन क्यू जाता है और यहाँ पर आर जो बचता है, रिमाइंडर बचता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A = BQ + R, ये लिखते थे छोटे में हम लोग, छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है हम लोगों ने डिवीजन का, ठीक है। वही यूक्लिड्स ने अपने लेमा में दे दिया, क्या बोला ने, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी दो इंटीजर्स ले रहे हैं, एक ये ए है ये बी है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट। अब बी इज ग्रेटर देन जीरो क्यों करें, ऑब्वियसली बी, अगर बी इज ग्रेटर देन जीरो क्यों रहे, बी अगर जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो गया, 1/0 फिर वही इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। b greater than 0 there exists unique integers q and r, ये q and r यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, such that a is equals to bq plus r, a is equals to b into q, ये b है, b into q plus r, वही स्टेटमेंट इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। जो हम लोग छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं वही स्टेटमेंट इन्होंने लिख दिया, a is equals to bq plus r। इसका कंडीशन क्या लगाई है, r is less than equals to b, ऑब्वियसली आर अगर बी से मोर हो जाएगा तो एक बार और डिवीजन चला जाएगा, ओके। आर अगर बी से अधिक हो जाएगा, मीन्स अगर यहाँ पे मैं डिवीजन कर रही थी, यहाँ पर अगर 2 से अधिक आ रहा था, मतलब मान लो अगर 3 बच जाता है यहाँ पर, वैसे तो बचेगा नहीं यहाँ पर, अगर 3 बच जाता है यहाँ पर तो एक बार और डिवीजन चला जाता, तो लास्ट तब तक जाते हैं जब तक कि आर जो है वो लेस देन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा। अब आर जो है वो लेस देन बी है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि आर जो है वो लेस देन ए भी होगा। ये यूक्लिड्स ने अपने डिवीजन लेमा में ऐड नहीं किया, इसको तो आप अपना एक लीमा बना दो और ऐड कर दो ना, साइंटिस्ट यही तो करते हैं। एक ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, उसने हमें थ्योरी दे दी, दूसरे कुछ और उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दिया, उसने उसको ऐड करके एक नई अपने नाम से एक थ्योरी बना दी, तीसरा कुछ और ऐड कर देता है, कुछ और इन्वेंट कर देता है, फिर तीसरा भी उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके अपनी एक नई थ्योरी बना देता है। तो ऐसे यूक्लिड ने डिवीजन लेमा दिया, अपनी थ्योरी ये दिया कि आर जो है वो 0 और बी के बीच में होना चाहिए। अब इसमें आर इज लेस देन ए, एक अपना एक आप स्टेटमेंट ऐड कर दो, मैं अपना स्टेटमेंट ऐड कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ अनिता डिवीजन लेमा कर देती हूँ, इसमें एक बस स्टेटमेंट क्या करते, क्या साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट इसमें और ऐड कर दिया, तो बस वो अपना लेमा बना देते हैं, ठीक है, अपना थ्योरी बना देते हैं। ऐसे ही आर इज लेस देन ए होगा, ऑब्वियसली होगा। आप यहाँ क्वेश्चन में देख लो, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 बच रहा है यहाँ पर, तो 1 क्या है, लेस देन ए, लेस देन 5 है ये, ओके। तो ऑब्वियसली आर हमेशा एक ए से कम ही होगा, तो ये डिवीजन वहीं तक जाएगा ये, तो ये यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है, ठीक है। कुछ और है जो हम लोग बचपन से करते आ रहे, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बस इसी को एक स्टेटमेंट फॉर्म में दे दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यही चीज है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, जो बचपन से रिवीजन किया बस वही लिखा हुआ और कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाप रे इतना लंबा चौड़ा नाम, ये क्या बला आ गई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कुछ नहीं है, भी हम लोग छोटे छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर से पढ़ा है हम लोगों ने ना, एक क्विक रिवीजन पहले कर लेते, प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कोई हुआ नहीं है, बस ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में ही कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो पहले हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ ले, क्या होता क्या है, पढ़ा तो आपने पहली क्लासेस में है भी, लेकिन एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, मे बी कुछ लोग भूल भाल गए हो, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिनको कि प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि जिसके की फैक्टर 1 और वो नंबर खुद होता है, मतलब ऐसे कि मैं 7 लिखूं, 7 का फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 और 7 खुद हो जाएगा,
इसके अलावा कोई और फैक्टर 7 का होगा नहीं। 7 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। अब ऐसे 6 लिखो, 6 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 एंड 6 की फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, तो बट 6 को और भी कैसे हम लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री लिख सकते हैं ना। तो मतलब खुद के अलावा, खुद के अलावा अगर कोई और फैक्टर्स भी हो नंबर का, तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। ओके, खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई और फैक्टर भी हो, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर में क्या हुआ? सिर्फ एक वो खुद वो नंबर होगा और 1 होगा, सिर्फ यही दो फैक्टर हुए तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक में बस यही डिस्क्राइब किया है, कंपोजिट नंबर के बारे में बोला गया है। कंपोजिट नंबर शायद हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ा था, बस उसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एफटी के नाम से दिया कि खौवा बना दिया कि सिलेबस में डाल दी इसको भी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहता है ये? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। यूनिक वे कैसे? देखो 6 को हम कैसे लिख रहे हैं? 2 इंटू थ्री के फॉर्म में लिख रहे हैं, एक यूनिक वे है। मतलब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मतलब 3 इंटू टू भी लिख सकते हैं, बट नंबर सेम है। 2 इंटू थ्री या 3 इंटू टू, नंबर सेम, एक यूनिक वे है। ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, 2 इंटू थ्री भी लिख सकते हो, 3 इंटू टू भी लिख सकते हो, ऑर्डर डजेंट मैटर। ओके, बट 6 को हम दो फैक्टर्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 इंटू थ्री। तो ये जो प्रोडक्ट प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 2 और 3 प्राइम नंबर हो गए ना, 2 और 3 इनके फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 6 क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हो गया। अब जैसे 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू थ्री लिख सकते हैं, तो 9 भी क्या हुआ? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, चाहे 3 और 3 इक्वल ही है, अब आगे वाला 3 पीछे कर दे, पीछे वाला 3 आगे कर दो, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 3 3 तो इक्वल ही है ना, 3 तो 3 ही रहेगा, चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बताया गया है। क्या बताया गया है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन यूनिक वे। यूनिक वे समझ में आ गया ना, मतलब जैसे 6 को लिख रहे हैं 2 इंटू थ्री फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब कंपोजिट नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन वन दैट हैज मोर देन टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स या टू से अधिक फैक्टर्स हो रहे हैं। देखो, ये 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 खुद 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। फैक्टर्स निकालना तो आता है आप लोगों को ना, फैक्टर्स लास्ट क्लासेस में पढ़ा है हम लोगों ने। जैसे देखो फैक्टर निकालना, जैसे 6 का फैक्टर निकालना है, ओके, क्या करते हैं? पहले 2 से उसको डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 2 से डिवाइड किया, ये 3 आया, फिर 3 से फिर करते हैं तो 1 हुआ। इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू थ्री। तो प्राइम फैक्टर्स में क्या कह रहा है? 6 के क्या हो गए? 2 से अधिक फैक्टर्स हो गए। 2 फैक्टर्स तो हर एक नंबर के होंगे ही होंगे, मतलब एक तो 1 होगा, एक तो वो नंबर खुद होगा। ये 2 फैक्टर्स तो हर नंबर के एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। इनके अलावा अगर और कोई फैक्टर एग्जिस्ट करता है, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर हो जाता है। जैसे 6 के क्या फैक्टर्स हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 6 के ये 4 फैक्टर्स हो गए, तो 6 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। वहीं प्राइम नंबर में देखो, जैसे 7 है, 7 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? केवल 1 और 7 हो जाएगा, केवल 2 ही हुए, तो 2 से अधिक नहीं हो रहे। 2 से अधिक नहीं हो रहे तो मीन 7 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया, डिफरेंस क्लियर हो गया। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, कंपोजिट नंबर में दो से अधिक फैक्टर हो गए तो कंपोजिट नंबर, जब दो ही फैक्टर हुए तो प्राइम नंबर। ठीक है, और हर नंबर के दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, 7 है, कोई भी नंबर तो उसके दो फैक्टर तो एटलीस्ट होंगे होंगे, दो से अधिक हो गए तो कंपोजिट हो गया, और सिर्फ दो हुए तो प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, every composite number can be expressed as a product of primes in a unique way apart from order. Composite number क्या हुए? A composite number is a whole number greater than one that has more than two factors. जैसे भी एग्जाम्पल मैंने बता दिया, 7 के केवल दो ही फैक्टर्स हो गए, 1 और 7, तो 7 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। 9 क्या हो गया? 9 के दो फैक्टर्स हो गए,
थ्री इंटू थ्री करके लिखेंगे, और 1 और 9 तो है ही है, तो 9 क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हो गया। 6 क्या हो गया, 6 भी कंपोजिट नंबर हो गया। और जब कुछ बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन जरा नहीं आता होगा, मेरे ख्याल से लोग भूल गए होंगे, तो मैं एक बार जरा इसको बताती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया कैसे जाता है। जैसे यहाँ पर लिया हुआ है मैंने ये 3270, ये एक नंबर लिया हुआ है, ओके। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो कैसे करते थे, पहले ऐसे बनाते थे, या कुछ कुछ लोगों को याद आ रहा हो, जिसको याद आ रहा है तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं याद आ रहा है वो एक बार क्विक रिवीजन में देख ले। क्या करेंगे, इसके पहले 2 से जाएगा ये, 2 से कट करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, 1 टाइम गया, 1 इज रिमेनिंग, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 1 इज रिमेनिंग 16, 2 8 जा 16 और 0, ओके। फिर 2 से करेंगे, ये छोटे बच्चों वाली चीजें हो रही है 10th क्लास में आप लोगों के, लेकिन मुझे लग रहा है कई लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं याद है, तो मैं एक बार क्विक रिवीजन कर रही हूँ इसका। 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 1 is remaining, 2 9 जा 18 एंड 0। फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 0, 2 9 जा 18, 2 5 जा, फिर इसके बाद कितने से चला जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 1 4 is remaining, 45, 45 5 9 जा 45। अब ये किससे जाएगा, ये 3 से जा सकता है, ये 3 2 जा 6, 7 8, 2 बचा है 21, 3 7 जा और 3 3 जा 9, ओके। अगेन 3 से करेंगे, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। अब ये किससे आएगा, 7 से जाएगा ये, 7 1 जा 7, 8 9 2 बचा 21, 7 3 जा 21, फिर ये 13 हो गया, 13 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू टू बताओ, 32760 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टू इंटू टू, 5 इंटू थ्री इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। ये हुए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 3270। अगर किसी को नहीं याद है तो वो एक क्विक रिवीजन उन्होंने बता दिया कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इसका यूज होगा, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स समझ में आ गया, कोई हवा नहीं था इसका, बड़ा इतना लंबा चौड़ा जो नाम दे रखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, कुछ नहीं था, बस ये कंपोजिट नंबर्स के बारे में था कि जब एक जो दो से अधिक फैक्टर्स हो जाते हैं तो वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और जब केवल दो ही फैक्टर होते हैं तो वो प्राइम नंबर हो जाते हैं, ठीक है। चलो गुड, आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे अब आ गया रिजल्ट्स, कुछ माइंड में रखने का। ये रिजल्ट्स अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी या क्वेश्चंस में करेंगे कि रूट टू रूट थ्री रूट फाइव जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं, अभी इसको माइंड में रखो, इसको हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको फिर हम लोग प्रूव करेंगे कैसे रूट टू रूट थ्री रूट फाइव जो है वो इरेशनल नंबर होता है, और कई बार एग्जाम में इसके क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने के लिए कि रूट फाइव इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव करने के लिए। तो इसको माइंड में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्वेश्चंस टाइम पे करेंगे। अब आता है रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। मतलब क्या है, रैशनल नंबर मान लो 2 ले लिया, इरेशनल नंबर मान लो 3 ले लिया, इन दो ऐड करेंगे तो ये आएगा इरेशनल नंबर, ठीक है। 2 प्लस रूट थ्री जो है वो इरेशनल नंबर होता है। रूट थ्री अगर रैशनल नंबर है, रूट थ्री ऑब्वियसली सॉरी इरेशनल नंबर है, इसमें 2 ऐड किया, मतलब एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो वो इरेशनल नंबर देता है, ठीक है। और रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर, इट विल गिव इरेशनल नंबर। अब इसमें कंडीशन लिखी हुई है, इफ रैशनल इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यों लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर ट्रू एंड फॉल्स किसी में भी इस तरह से मतलब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कि ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर है, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसको कि मल्टीप्लाई करें इरेशनल से,
तो आना चाहिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें इरैशनल नंबर से तो आना चाहिए रैशनल नंबर। ठीक है, अभी तो हमने बताया कि रैशनल को मल्टीप्लाई करते हैं इरैशनल से तो आता है इरैशनल नंबर। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें इरैशनल नंबर से तो आए रैशनल नंबर, कैसे होगा? तो उसके लिए आंसर है, अगर हम रैशनल नंबर को जीरो ले लें, जीरो मल्टीप्लाई करें इरैशनल नंबर से तो वो रैशनल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेगा किसी भी नंबर को तो आउटपुट जीरो आता है। मतलब जीरो मल्टीप्लाई रूट थ्री करेंगे तो जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो ही आएगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? रैशनल नंबर कौन सा हम लेंगे? जीरो। जीरो को इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आउटपुट क्या देगा? वो इरैशनल नंबर देगा। तो ये कई बार कभी कभी ट्रू एंड फॉल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी मैंने देखा है, इसमें से पूछा जाता है कि उस एक नंबर का एग्जाम्पल बताओ, रैशनल नंबर का एग्जाम्पल बताओ जिसको कि इरैशनल से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इरैशनल नंबर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इरैशनल नंबर को तो आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, इसको माइंड में रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। वही लिखा है मैंने, इफ द रैशनल नंबर इज जीरो देन द रैशनल इनटू इरैशनल नंबर, जहाँ क्वेश्चन मार्क बनाया वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर रैशनल नंबर इनटू इरैशनल नंबर विल इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। मतलब यहाँ पर आप आंसर में लिखो, जहाँ क्वेश्चन मार्क वहां लिखोगे आप रैशनल नंबर। ठीक है, कोई डाउट अभी तक इसके रिजल्ट्स में? कुछ डाउट? चलो अब हम आते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ये क्या बला है? वैसे ये बला आप लोग देख चुके हो, इस बला को तो मिल चुके हो, पिछली क्लासेस में एचसीएफ एलसीएम पढ़ चुके हो, बट फिर भी एक क्विक रिवीजन हो जाए। कई लोग तो भूल चुके होंगे, छुट्टियां उट्टियां बिता उता के घूम फिर करके, लगता है अभी वैसे भी क्रिसमस का माहौल आने वाला है, नहीं तो सब कुछ लगता है वॉश आउट हो गया होगा। तो एक बार रिवीजन कर ले एचसीएफ एलसीएम का। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं एचसीएफ एलसीएम का। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या? सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो दो नंबर्स अगर। और एलसीएम एलसीएम क्या होता है? दो नंबर्स के बीच में तो कभी किसी एक सिंगल नंबर का नहीं आपको एचसीएफ निकालने को दिया जाएगा। ये नहीं करेगा कि 20 का एचसीएफ निकालो, ये थोड़ी बोला जाएगा। कोई दो नंबर्स आपको देंगे, कहा जाएगा इन दो नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो। एक तरफ जाता है हाईएस्ट, एक तरफ जाता है लीस्ट। अभी हाईएस्ट और लीस्ट क्यों बोलते हैं ये देखो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स, जैसे देखो अभी एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 6 और 20 यहाँ लिखा है, 6 के फैक्टर 2 into 3 होते हैं, ओके सबको पता है। 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 5 लिख सकते हैं, मतलब 20 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2, 2 एंड 5। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। मतलब क्या है? जैसे 6 का 2 into 3 लिखा और 20 का 2 into 2 into 5 लिखा। अब इन दोनों के बीच कॉमन कौन सा है? कॉमन क्या है? केवल 2 है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें क्या करें? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। याद में स्मॉलेस्ट मतलब जहां हाईएस्ट है वहां स्मॉलेस्ट है, अपोजिट जा रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वहां हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। स्मॉलेस्ट मतलब क्या है? यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट पावर किसकी हुई? 2 की पावर 1 हुई। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर ऑफ 2 है। स्मॉलेस्ट पावर क्या हो जाएगी? 2 की पावर 1 हो जाएगी। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा सिंपली। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे, जैसे मैंने इसका लिखा 6 और 20 का, 6 का क्या है? 2 into 3 है और 20 का क्या है? 2 into 2 into 5। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। अब देखो इसमें 6 का क्या पावर, 6 में 2 की पावर क्या है? 1 है और 20 में 2 की पावर ऑफ 2 है। तो ग्रेटेस्ट, जहां एलसीएम की बात आ रही है वहां ग्रेटेस्ट पावर जा रहा है। ये चीज याद रखना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो स्मॉलेस्ट पावर, जब एलसीएम निकालना है मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो क्या है? ग्रेटेस्ट पावर। तो एलसीएम निकालना है, ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 2 की, यहाँ 1 है यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर ऑफ 2 हो जाएगा ये।
ठीक है, इनटू बाकी क्या क्या बच रहा है यहाँ पर, 3 बच रहा है और 5 बच रहा है। 3 और 5, इसमें 3 है, इसमें 5 है। इसमें 5 नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर ऑफ 0 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर ऑफ 0 लिखोगे तो 1 होता है। सबको पता है ना, किसी भी नंबर की पावर 0 लिखते हैं तो 1 होता है। तो यहाँ पर हम 5 की पावर 0 लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर ऑफ 0। अब 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है, 5 की पावर 1 है ऑब्वियसली, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। 3 की पावर ऑफ यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है। इस वाले में 3 की पावर 1 है, इस वाले में 0 है। ठीक है, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या हुई, 1 हुई, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? अब मुझे बताओ कि अभी तक तो हम बोल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले रहे हैं तो हमें पावर स्मॉलेस्ट लेनी है। ठीक है, जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल देख रहे हैं तो हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। जितने भी इसमें फैक्टर इन्वॉल्व होंगे सबकी ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। तो ये उल्टा है, याद रखना। एचसीएफ हाईएस्ट मींस स्मॉलेस्ट पावर, एलसीएम लीस्ट मतलब हाईएस्ट पावर। तो उल्टा है दोनों में। ठीक है, अभी ये तो हुआ एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अब मुझे बताओ हमेशा ये क्यों बोला जाता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्यों नहीं बोला जाता कि लीस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये क्यों नहीं बोला जाता? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन फैक्टर क्यों नहीं बोला जाता? हमेशा यही क्यों बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही क्यों बोला जाता है, पता है? हम्म, क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर हुआ, अब कॉमन फैक्टर सबसे लीस्ट सबका क्या होता है, 1 होता है। तो अगर वो क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले कि लीस्ट कॉमन फैक्टर बता, तो कंफ्यूज मत हो जाना। बत्तियां अपने दिमाग की बुझा मत देना, बत्तियां ऑन ही रखनी है। बस जो लिख रहा है वो लिख रहा है। वैसे तो कभी पूछा नहीं जाता है कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, बट कोई आपसे अगर पूछ ले लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है तो उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सब चीज का, सभी नंबर का लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो उसका कोई भी नंबर दिया, आंख मूंद करके बस 1 लिख देना इसमें तो। बट वैसे लीस्ट कॉमन फैक्टर जनरली पूछा नहीं जाता है, पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जाता है, क्योंकि सबको पता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, हर 2 नंबर्स का लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 वो आपसे वो पूछने का, इतना 10th ग्रेड में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी अपने कॉमन सेंस के लिए आपको रखना है, कोई आपसे पूछे अगर लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, सबका 1 हो गया। और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ? अब हाईएस्ट, हाईएस्ट कितना भी ऊपर चले जा सकते हैं। अभी यहाँ पर मिनी ये आया है ना ये, अब इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे मैं कुछ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, जिसे भी मल्टीप्लाई कर दे तो और हाईएस्ट और हाईएस्ट और हाईएस्ट होता चला जाएगा, तो उसका कहीं एंड ही नहीं होगा। जब एंड ही नहीं होगा तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, वो इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया, इनफाइनाइट, और लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 1। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में वैसे पूछा तो नहीं जाता, अगर पूछ भी लिया किसी ने आपसे, पूछ लिया आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, तो जरा ये बत्तियां, दिमाग की बत्तियां खोल के रखना और ये बताना लीस्ट कॉमन फैक्टर जो सबका हो जाएगा 1, और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो हो जाएगा इनफाइनाइट। अभी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में रिवीजन करते हैं। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसमें हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसमें हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। उल्टा याद रखना, जहाँ एलसीएम लीस्ट है तो हमें पावर लेनी है ग्रेटेस्ट, जहाँ एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो पावर हमें लोएस्ट लेनी है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट? ये एचसीएफ 6 और 20 का निकाल के दिखा दिया। जैसे मैंने 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 20 को 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, 2, जिसकी पावर स्मॉलेस्ट है। 2 की पावर स्मॉलेस्ट कितनी है, 1 है, तो 2 हो गया। और एलसीएम निकालना है, क्या एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है, बाकी 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 5 की ग्रेटेस्ट पावर भी 1 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम। कोई डाउट एचसीएफ और एलसीएम में अभी तक? ओके, चलो गुड, वेरी गुड। इसके बाद आते हैं एक एग्जाम्पल, देखो जरा सा क्या है इसमें।
510 एंड 92, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब देखो 510 प्राइम फैक्टराइजेशन करना याद आ गया है ना, फटाफट इसको कर लो। इसको कैसे करेंगे, 2 से कट करेंगे अगर तो क्या आ जाएगा, ये 2 2 जा 4, 1 1 इज रिमेनिंग, तो हो गया ये 11, 11 हो जाएगा तो 2 5 जा 10, 1 इज रिमेनिंग, देन 2 5 जा 10, ये हो गया। अब ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और 1 हो गया। अब ये चला जाएगा 17 से, और फिर हो गया 3, तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर ये, ठीक है, 5 और 0। ऐसे ही 92 का भी लिख लिया। अब एचसीएफ, एचसीएफ मीन्स क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका फिर, हाईएस्ट मीन्स लीस्ट पावर, ओके। इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, केवल 2 ही, और कोई कॉमन नहीं है, केवल 2 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2। 2 इंटू 5 इंटू 17 13 है, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 23 है, ओके। 2 दोनों में कॉमन है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हमें लीस्ट वाला पावर लिखना है, तो लीस्ट वाला पावर कितना हो जाएगा, लीस्ट पावर हो जाएगा 2 की पावर ऑफ 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हाईएस्ट पावर लिखनी है। हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, मतलब 2 की पावर ऑफ 2 है, 2 दोनों में कॉमन, 2 की पावर ऑफ 2 है। फिर इसके बाद है 5, फिर हो जाएगा 17, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 23। इस को मल्टीप्लाई करने में जो भी आएगा वो हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स क्या था, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 की पावर 2 था, तो 2 की पावर ऑफ 2 लिख लिया। इसमें 5 की पावर 1 था, यहाँ पे 5 की पावर 0 था, तो 5 की पावर 1 लिख लिया। 17 में 5 की पावर क्या था, 1 है, यहाँ पर 17 की पावर 0 है, तो 17 एक बार हुआ। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर ऑफ 0 है, तो 3 हो जाएगा, फिर 23 लिख देंगे। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने को, अगर आता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, तो इस तरह से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। कोई डाउट इसमें, क्लियर है, कोई हवा नहीं, बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लीस्ट पावर लेनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो हाईएस्ट पावर लेनी है, बस ये अपोजिट याद रखना है। अब आ जाओ रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। ये रिलेशन पे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे कर ले, एक बार देखो, जैसे अभी इस वाले में आपका दो नंबर है 6 और 20, ठीक है, 6 और 20 दो नंबर है। 6 का एचसीएफ कितना है, इसका 6 और 20 का एचसीएफ कितना है, 2 है, और एलसीएम कितना है, 60 है। 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 120, और 6 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 120, 120 टू 120। मतलब क्या हुआ, क्या किया हमने, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू उन दोनों नंबर्स का एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन कई बार आ जाता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। एलसीएम दिया होगा या एचसीएफ दिया होगा, एक नंबर दिया होगा, दूसरा नंबर निकालना होगा, या कई बार अगर दोनों नंबर दिए हुए, एक एचसीएफ या एलसीएम दिया होता है, तो जो एक दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ में से दूसरा वाला आपको निकालना है। उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए भी कई बार आता है, तो क्रॉस वेरीफाई आप जैसे भी मैंने करके दिखाया है, ये 6 और 20 का करके दिखाया है, ये 6 और 20 का यहाँ से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि दो नंबर्स के लिए 6 और 20, इनका एचसीएफ हो गया 2 और एलसीएम हो गया 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 120 आ रहा है, और जब इन नंबर 6 और 6 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 120 आएगा। तो यहाँ से इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे इसके। अभी इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताओ, इस टॉपिक में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बताओ। अच्छा, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, चैट में मैसेज कर सकते हो, या फिर जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इसको, ठीक है। कैसी लगी आप लोगों को क्लास, हम्म,
मजा आया? चलो, अब पूरा एक बार आप लोगों को रियल नंबर को एक बार सोने से पहले एक बार प्रॉपर अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल फिर हम लोग मिलेंगे 8:30 बजे और रियल नंबर के क्वेश्चंस हम लोग फिर से करेंगे, ओके? अभी मैंने जो भी आप लोगों को एक इससे प्रीवियस एक वीडियो शेयर किया उसमें जिसने भी आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया होगा, इससे प्रीवियस एक वीडियो शेयर किया हुआ उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने पूरा एक डेट शीट बनाई हुई है, उस डेट शीट के अकॉर्डिंग 50 डेज में हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अभी आज जैसे हमने रियल नंबर का पूरा थ्योरी का पोर्शन किया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट और नेक्स्ट 2 क्लास का शेड्यूल है। 2 क्लासेस में हम लोग रियल नंबर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी ले आना, वो भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हो, चैट बॉक्स में फिर हम लोग मैं देख करके उसको फिर सॉल्व करूँगी यहाँ पर, ओके? कोई भी डाउट हो आपको, आप ला सकते हो। ओके, तो मिलते हैं कल फिर 8:30 बजे। अच्छे से रिवाइज करके आना है, ओके? चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।